हेलो बच्चों, माय नेम इज निशान गुप्ता फ्रॉम एड्यू होम। ठीक है, एड्यू होम क्लासेस के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे अपन जेड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं या इसको मैं शील्डिंग इफेक्ट भी बोलता हूं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं हमारे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल जब हम जान गए ना, तो जानने के बाद हमने एक चीज की कैलकुलेशन करी है कि भैया हमारे एटम के अंदर क्या होता है। ध्यान से देखिए, ये हमारा, ये आपका एटम है, ठीक है, जिसके अंदर इतने सारे शेल्स हैं आपके। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे आपका, और ये आपका लास्ट आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका n=1, n=2, n=3। ठीक है, ये आउटर पार्ट जो होता है इसे अपन वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन वैलेंस शेल कहते हैं। इसके जस्ट अगले वाले पार्ट शेल्स को अपन पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट को अपन कहते हैं प्री पेन अल्टीमेट शेल। क्या कहेंगे? प्री प्री पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, ये इसका शेल हो जाएगा। अगली बात को मैं करता हूं आपसे कि सर अब क्या होगा। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और पेन अल्टीमेट शेल के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर, क्या बोला मैंने, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की तरफ से एक तरफ का अट्रैक्शन फोर्स, और इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से एक रिपल्शन फोर्स वर्क करता है। ठीक है, इधर इस पे, इधर की तरफ से और इधर की तरफ से आपका एक रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। तो ध्यान से देखिए, अट्रैक्शन फोर्स कहाँ कहाँ वर्क करता है? इन दोनों के बीच में यहाँ पे वर्क करेगा आपका अट्रैक्शन फोर्स, और इधर से करेगा आपका रिपल्शन फोर्स वर्क। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है और ये इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इनका रिपल्शन हुआ और यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है कि अगर ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, तो ये न्यूक्लियस क्या करता, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता। तो इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे रिपल्शन इसका बढ़ जाता है। तो बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? द डिक्रीज इन force of attraction between nucleus and valence electron due to inner shell electron is called screening effect. It is also known as shielding effect. ओके, सो सबसे पहले जैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस आपका कम हो जाता है। इसके अलावा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। नाउ अब मैं बात करता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। ठीक है, देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स।
तो ये वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ से जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, उसको अपन न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर चार्ज में कमी को ही अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आर नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका जेड इफेक्ट, जिसे अपन शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है आपका, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये बेटा आपका, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनना, अगर रिपल्शन ज्यादा होगा, अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो वहां पे सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे जेड इफेक्ट आपका कम हो जाएगा। और अगर रिपल्शन वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो रिपल्शन है, रिपल्शन कहां से लगता है, इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से रिपल्शन लगता है। अगर जो रिपल्शन वहां पे कम हो जाता है तो सिग्मा जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और वहां पे जेड इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आगे आपसे कि इफ न्यूक्लियर चार्ज जेड, ठीक है, अगर जेड की बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा आपका जेड माइनस सिग्मा। तो जहां पे यहाँ पे आपको दे रखा है सिग्मा क्या है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे जेड माइनस सिग्मा क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो सिग्मा है वो सिग्मा बेसिकली क्यों है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम क्या होता है, उस चीज को हम समझते हैं। टू मेजर ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है तो वहां पे सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे जेड इफेक्ट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। मैं अगली बात करता हूं, अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपका कम है तो वहां पे सिग्मा की वैल्यू भी कम हो जाएगी और जेड इफेक्ट की वैल्यू वहां पे बढ़ जाएगी। ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं। ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या रिपल्शन एक ही है आपका। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू आपको बताता हूँ, जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ी तो जेड इफेक्ट आपका घटेगा, और अगर सिग्मा की वैल्यू घटी तो वहां पे जेड इफेक्ट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जेड इफेक्ट फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा एक रूल है मेरे पास। वो रूल हमारा क्या होगा, स्लेटर्स रूल। इस स्लेटर रूल के थ्रू मैं जेड इफेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। स्लेटर रूल क्यों यूज करता हूं, टू नो स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसका यूज करूंगा। इसका यूज कर क्यों करूंगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करना। तो ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट मुझे बखूबी याद होने चाहिए। वो क्या होंगे कि भाई जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द 1s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s इलेक्ट्रॉन इज 0.30। ठीक है, अगली बात क्या बोलता है, जैसे मतलब एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे हीलियम है। इन हीलियम का जो एटॉमिक नंबर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 होता है, और इसका Z कितना होता है आपका 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिंपली यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर तो न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। ठीक है,
तो उसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा, उसके ऊपर तो शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, तो उसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा। तो बचा हुआ जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर यहाँ पे काउंटिंग होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ वन 1s इलेक्ट्रॉन, तो वहां कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो 1 इंटू 0.30, वो हो जाएगा आपका 0.30। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब सिग्मा की वैल्यू मुझे यहां से मिली, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट था, सिग्मा की वैल्यू मैंने निकाली। तो जेड इफेक्टिव कितना निकल जाएगा बेटा, यहाँ से जेड इफेक्टिव होगा यहाँ पे जेड माइनस सिग्मा। तो बेटा जेड कितना होता है 2 माइनस 0.30, तो हो गया 1.70। ये आपका जेड इफेक्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ या शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ एनएस एंड एनपी, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उनके लिए कितना होता है, इलेक्ट्रॉन इज 0.35। सी क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ पे लेता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1 एस पी डी, मतलब ये हो गया आपके पेन अल्टीमेट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे इज 0.85। ठीक है, ये वैल्यूज को याद रखेंगे हम। ठीक है, इन वैल्यूज को हम याद रखेंगे, यही वैल्यूज मेरे काम में आने वाली है। डी है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-2 एंड बिलो all the electron present in SPDF is 1.0। तो ये जो वैल्यूज हैं, अब इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे मैं हर एक एलिमेंट के जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करता रहूंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ लिथियम के लिए। लिथियम के लिए Z इक्वल टू कितना होता है बेटा, यहाँ पे 3, 1s2 2s1। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल, और ये है इनर शेल पेनल्टीमेट शेल। ये है n-1 ऑर्बिटल और ये है nth ऑर्बिटल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, तो इसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन n-1 शेल के अंदर तो काउंट करूंगा। ठीक है, ये शो करता है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, काउंटिंग किस प्रकार से की जाएगी सिग्मा की। तो सिग्मा क्या होगा, n-1 शेल के लिए क्या होगा 0.85 इंटू 2 प्लस प्लस इसको तो काउंट करना ही नहीं है, तो ये तो हो गया 0, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.70। तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा होता है। Z कितना हो गया लिथियम के लिए 3 माइनस 1.70, इट इज 1.30। ठीक है, पहले तो ये आया लिथियम के लिए। दूसरा है बेरिलियम के लिए। बेरिलियम के लिए, बेरिलियम का जेड कितना होता है आपका 4, मतलब एटॉमिक नंबर 4 हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 हो गया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इधर भी पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। n ये है nth शेल, ये है आपका n-1 शेल, n-1 शेल। ठीक है, तो इसमें से तो दो में से किसी एक को अपने को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक के ऊपर तो शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है आपका। तो सिग्मा कैसे काउंट होगा, यहाँ पे n-1 के लिए क्या यूज करता था मैं 1 इंटू सॉरी nth के लिए क्या यूज करता था 1 इंटू 0.35 प्लस n-1 के लिए मैं क्या यूज करता था 2 इंटू 0.85। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.35 प्लस 1.70 ऐड किया तो 2.05, तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका
जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना होता है बेरिलियम के लिए 4 माइनस 2.05, तो माइनस करने पे वैल्यू आई 1.95। ठीक है साहब, ये तो आया बेरिलियम के लिए। अगली बात करता हूं मैं बोरोन की। बोरोन का जो जेड होता है वो जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। अब ध्यान से देखना, ये दोनों तो nth शेल हो गए और ये क्या हो गया आपका n-1 शेल। तो इसके लिए सिग्मा के, अच्छा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3। 3 में से आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, 2 को काउंट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू nth के लिए कितना होगा 0.35 प्लस n-1 के लिए 2 इंटू 0.85, तो 0.70 प्लस 1.70, तो यहाँ पे 2.40 ये सिग्मा की वैल्यू आई आपकी। ठीक है, तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना हुआ यहाँ पे 5 माइनस 2.40, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.60। ठीक है, ये इसका जेड इफेक्टिव आया। अगली बात करते हैं अपन बोरोन के बाद आती है अपनी कार्बन की बात। ठीक है, कार्बन के लिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेड होता है आपका 6, 1s2 2s2 2p2। तो बेटा एक चीज देखें, ये क्या है आपका nth शेल है, ये क्या है आपका n-1 शेल है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से एक को छोड़ना पड़ेगा, 3 को काउंट करना पड़ेगा। तो सिग्मा कैसे काउंट होगा इसका बेटा, यहाँ पे सिग्मा काउंट करने के लिए ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, तो कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 2.75, ये सिग्मा की वैल्यू आई इसकी। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड माइनस सिग्मा, 6 माइनस 2.75, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.25। ये इसका जेड इफेक्टिव निकाल दिया मैंने यहाँ पे। अगला है 5, फिफ्थ नंबर क्या बोलता है, नाइट्रोजन ले लेता हूं मैं। नाइट्रोजन का जेड कितना होता है आपका 7, 1s2 2s2 2p3, ये हो गया आपका nth और ये हो गया आपका n-1। ठीक है, अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 5, तो जेड सिग्मा कैसे काउंट करेंगे, 5 में से मुझे एक को छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबका निकालना पड़ेगा। तो 4 इंटू 0.35 nth के लिए प्लस 2 इंटू 0.85, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.4 प्लस 1.70, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे आपकी 3.10। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे जेड माइनस सिग्मा। नाइट्रोजन के लिए जेड कितना होता है 7 माइनस 3.10, कितना आया बेटा यहाँ पे आपका 3.90। ये नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन की है मैंने। नेक्स्ट है मेरा ऑक्सीजन, जेड कितना होता है यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, तो nth शेल है ये आपका और ये आपका n-1 शेल है। ठीक है, तब कैलकुलेशन करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 6 है, 6 में से अपने को एक को छोड़ना पड़ेगा, 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ सिग्मा की वैल्यू, तो 1.75 प्लस 1.70, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 3.45। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका जेड माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3.45, तो इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे आपको 4.55। ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए आया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की बात। जेड कितना होता है 9, 1s2 2s2 2p5, ये भी क्या है यहाँ पे आपका nth और ये क्या हो गया आपका n-1 शेल। तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करूंगा, 5 और 2 7, 7 में से एक तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2.10 प्लस 1.70, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 3.80। तो जेड इफेक्ट कितना हो जाएगा आपको जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 माइनस 3.80, तो ये हो जाएगा आपका 9 में से ये गया तो 5.70, ये इसका आंसर है।
ये तो था जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे थे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना, इस प्रकार से हुआ। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना मेरे बेटा। कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्ट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए किस प्रकार से काम किया जाएगा, ध्यान से देखना इस चीज को। स्कैंडियम, जेड की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 21, तो ध्यान से देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब अकॉर्डिंग टू द n+l रूल, हुन्स रूल, मैं यहाँ पे 3d लिखूंगा, 3d लिखूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले इसमें भरा जाएगा, और फिर आपका 4s। अब 3d और 4s का कंपेयर करूं तो 3d की जो एनर्जी होती है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4s के। तो अकॉर्डिंग टू द n+l रूल, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी के अंदर भरा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भरा 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा 1 में। ठीक है, तो ये बात हुई। अब ये क्या है आपका nth शेल है, वही रूल वापस मैं फॉलो करूंगा, ये n-1 शेल है। अब ये पूरा का क्या हो गया n-2 एंड बिलो शेल, ये बिलो वाला हो गया। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे सिग्मा कैसे काउंट करूंगा बेटा, वापस से जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है ना उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, एक को काउंट नहीं करना है क्योंकि उसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा होगा। तो 1 इंटू 0.35 ये पहले के लिए, प्लस टोटल कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो आया आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आया 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना आया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। तो इधर कितना हो गया 9 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने पे मुझे क्या मिला बेटा, यहाँ पे 0.35 प्लस 9 इंटू 8.85, तो कितना हो जाएगा बेटा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 0.85 मल्टीप्लाई बाई 9 तो हो जाएगा 7.65 प्लस 10। तो इसको जब मैं ऐड करता हूँ 10 प्लस 0.35 तो इसकी वैल्यू आई 18। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना हो गया यहाँ पे 21 माइनस 18। ठीक है, तो 21 में से 18 किया आया 3, तो इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना आ गया आपका 3 आ गया। अगली चीज मैं बात करता हूँ, कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ, फिर अब आप लोगों की बारी। ठीक है, इतने एग्जांपल मैंने कराए, अब कुछ आप लोगों का भी बनता है तो आप लोग भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, वेनेडियम की मैं बात कर सॉरी टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम जेड होता है आपका 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2, तो ये हो गया आपका nth शेल, ये आपका n-1 शेल, और ये आपका n-2 एंड बिलो शेल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लिए जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे आपके, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन ही काउंट होंगे। तो सिग्मा क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 इसके लिए। ठीक है, 10 इंटू 1 देन 10 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0.35। जब मैंने इसका कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे और मुझे यहाँ पे बताएंगे कि कमेंट बॉक्स के अंदर कि यहाँ पे Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे वेनेडियम के बारे में। Z कितना हो गया यहाँ पे आपका 23, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, तो ये तो हो गया आपका nth, ये हो गया n-1 और ये हो गया आपका n-2 एंड बिलो। तो यहाँ पे सिग्मा कैसे काउंट करेंगे, इसके तो आया 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आया 8 9 10 11 11 इलेक्ट्रॉन, और इसके आया आपके 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 0.35 सॉरी 85 एंड 1 इंटू 0.85,
इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हुई, या ये आपका होमवर्क हो गया है, ठीक है, उस बेसिस पे कर लेना भाई। अब क्रोमियम की बात करता हूँ। क्रोमियम एक स्पेशल केस होता है। क्या होता है ये? क्रोमियम एक स्पेशल केस होता है, क्योंकि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हम कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, सॉरी 4s1 3d5 3d5 4s2 सॉरी 3d5 4s1, ये लिखता हूं मैं। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होते हैं ना, ये एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए था? 4 इलेक्ट्रॉन d में भरने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू अनस्टेबिलिटी s से एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, जिससे कि स्टेबिलिटी जो होती है ना वहां पे बढ़ जाती है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन हमें पुराना वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज में लेना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, तभी मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा। ये हो गया nth शेल, ये हो गया n-1th शेल, और ये हो गया आपका n-2th शेल, ठीक है। अब सिग्मा की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे 10 into 1 प्लस, ठीक है, और उसका होगा 10 11 12 12 इंटू 0.85 प्लस 2 काउंट नहीं करूंगा, 1 काउंट करूंगा, तो 1 इंटू 0.35। तो इसको मैं सोल्व करूंगा और सोल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। इस चीज को एक सोल्व कीजिए आप लोग और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितना आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका मैंगनीज। मैंगनीज के लिए Z इज इक्वल टू 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, ठीक है। तो ये हो गया nth, ये n-1 एंड ये n-2, n-1 और ये हो जाएगा nth शेल, ठीक है। ये हो गया n शेल। तो सिग्मा क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पे इधर से आ रहे हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन, इधर से आ रहे हैं आपके 13th इलेक्ट्रॉन, इधर से आ रहे हैं आपके 1 इलेक्ट्रॉन। तो 10 into 1 प्लस 13 into 0.35 सॉरी 85, क्योंकि n-1 के लिए अपन 85 ही यूज करते हैं, 85 प्लस 1 into 0.35, ठीक है। ये हुआ। सोल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि Z इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है। अगला है आयरन, ठीक है। आयरन के लिए Z इज इक्वल टू 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s सॉरी 3d6 4s2। तो यहाँ से ये तो n शेल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा आपका, ये n-1 शेल हो गया, तो यहाँ से आएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से आएंगे आपके 10th इलेक्ट्रॉन। सिग्मा क्या हो गया? 10 into 1 प्लस 14 into 0.85 प्लस 1 into 0.35। तो इसको सोल्व करूंगा और सोल्व करने पे मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोग सीखे हो Z इफेक्टिव निकालना, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि Z इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसके ऊपर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। माय नेम इज निशांत गुप्ता, ओके, आई एम योर निशांत गुप्ता सर। सो you can send me the doubts on this number, I will solve, okay, your doubts, okay। so now चलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरा एक नया टॉपिक लेके आएंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लेके आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।